बात उन दिनों की है जब राजीव 12वीं पास करके कॉलेज में पढ़ने गया था। माली हालत अच्छी न होने की वजह से उसे पापा के पास कानपुर जाना पड़ा और इसी बीच वह वही काम भी करने लगा। समय मिलते ही राजीव अपने सारे दोस्तों को मैसेज करता था। वह शायरी का तो शौकीन था ही, हर रोज नई नई शायरी दोस्तों को भेजता और बदले में वे तारीफ भेजते। वे ज्यादातर बातें मैसेज के जरिए ही करते थे। दोस्तों के अलावा राजीव अपनी चचेरी भाभी प्रिया को भी मैसेज करता था। वे उराई में राजीव के भाई के साथ रहती थी। राजीव और प्रिया दोनों जब भी बातें करते तो ऐसा नहीं लगता था कि कोई देवर भाभी बातें कर रहे हैं। ऐसा लगता था मानो दो जिगरी दोस्त बातें कर रहे हों। एक दिन अचानक राजीव के फोन पर एक नंबर से एक प्यारा सा मैसेज आया। वह पढ़कर बहुत खुश हो गया, लेकिन अगले ही पल वह हैरान रह गया, क्योंकि जब उस नए नंबर पर उसने फोन किया तो फोन का जवाब नहीं मिल सका। राजीव ने उसी नंबर पर मैसेज किया, कौन हो तुम? उधर से जवाब आया, आपकी अपनी दोस्त। राजीव ने नाम पूछा तो उसने बताया नहीं। फिर कभी का मैसेज लिख दिया। राजीव ने सोचा, शायद मेरा ही कोई दोस्त मुझे नए फोन नंबर से परेशान कर रहा है। रात को राजीव ने उस नंबर पर फोन किया। एक लड़की ने फोन उठाया और जैसे ही वह हेलो बोली, राजीव के रोंगटे खड़े हो गए। राजीव ने हकलाते हुए पूछा, कौन हो तुम? मेरा नंबर तुम्हें किसने दिया? तुम कहाँ से बोल रही हो? उस लड़की ने बताया, मेरा नाम प्रियंका है। इसके बाद उसने राजीव से कहा कि वह उसे पहले से जानती है। उसके बारे में बहुत सारी बातें भी बताईं। वह देखने में कैसा है, उसका कद कितना है वगैरह। राजीव ने पूछा, मुझे कहाँ देखा आपने? उस लड़की ने कहा, 3 महीने पहले प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर देखा था, तभी से नंबर ढूंढ रही हूँ। राजीव चौंक गया, क्योंकि ठीक 3 महीने पहले वह अपनी मौसी को छोड़ने वहां गया था। वह ख्याली पुलाव पकाते हुए सोचने लगा कि एक अनजान लड़की ने अनजान जगह पर उसे देखा और तब से उसका फोन नंबर ढूंढ रही है। पहले तो वह अनजान था, पर अब राजीव दोस्ती के नाते उससे बातें करने लगा। कुछ ही दिन हुए थे राजीव और उस लड़की की दोस्ती को कि इसी बीच उसका एक मैसेज आया, जिसमें लिखा था, मुझे माफ कर देना। मैं नहीं चाहती कि हमारी दोस्ती की शुरुआत झूठ से हो। सच तो यह है कि मैंने आपको कभी देखा ही नहीं। बस सोनी भाभी के फोन पर आपका मैसेज पड़ा, जो मुझे बहुत पसंद आया। इसके बाद भाभी से आपका नंबर लेकर मैसेज कर दिया। मैंने सोचा कि अगर आपको पहले ही सब बता देती तो आपके बारे में इतना कुछ जानने का मौका न मिलता। इस झूठ के लिए मुझे माफ कर देना और मेरी दोस्ती को स्वीकार करना। ये मैसेज पढ़कर राघव को थोड़ा गुस्सा तो आया, पर दोस्तों से इस बारे में जब उसने बात की तो वे भी उसकी तारीफ के पुल बांधने लगे। उसे सलाह दी कि लड़की अच्छी है, तभी तो उसने सब सच सच बता दिया। और वह दोस्ती भी करना चाहती है। ऐसे सच्चे दोस्त कम ही मिलते हैं। उसे फोन कर और दोस्ती की नई शुरुआत कर। फिर क्या था, राजीव का दिल बाग बाग हो उठा। अगली सुबह राजीव ने मैसेज किया, गुड मॉर्निंग दोस्त। उधर से भी मैसेज आया, जिसमें पूछा गया था, मुझे माफ तो कर दिया ना? फिर से सॉरी एंड थैंक यू, दोस्ती को आगे बढ़ाने के लिए। राजीव ने भी फिल्मी अंदाज में लिख भेजा, दोस्ती में नो थैंक्स नो सॉरी। उन दोनों की दोस्ती परवान चढ़ती गई। पहली बार घर जाते समय राघव उससे खड़गपुर रेलवे स्टेशन पर मिला। ट्रेन वहां ज्यादा देर नहीं रुकी, इसलिए बातें भी न हो सकी। सिर्फ हाय हेलो ही हो पाए। उस समय छठ पूजा की तैयारियां चल रही थी। राजीव घर पर ही था। प्रिया भाभी हर साल छठ पूजा के समय गांव आ जाती। इस बार भी वे आई, पर अकेली नहीं, प्रियंका भी साथ थी। राजीव इतना खुश था कि बयां नहीं कर सकता था। उसने प्रियंका को अपनी माँ और बहनों से मिलवाया। वह पूरा दिन उसी के साथ रहा।
प्रिया भाभी कहाँ चूकने वाली थी, वे भी ताने कसती, क्यों देवर जी, क्या इसे यही छोड़ दूं हमेशा के लिए। भाभी की ऐसी बातें सुनकर राजीव के मन में लड्डू फूटने लगते। काश ऐसा ही होता, प्रियंका थी ही ऐसी, गोरा रंग, लंबी नाक, लंबा कद, पतली कमर, मानो कोई अप्सरा हो। राजीव मन ही मन उसे चाहने लगा था। उसके फोन की बैटरी और पैसे खत्म हो जाते, पर बातें नहीं। हर साल छठ पूजा पर प्रियंका भी प्रिया भाभी के साथ उससे मिलने चली आती, लेकिन राजीव की कभी हिम्मत नहीं हुई कि वह भी कभी उसके घर जाए। राजीव जब भी गांव आता, उससे स्टेशन पर ही मिलकर चला जाता। प्यार वह भी उससे करती थी, पर बोलती नहीं थी। राजीव उससे प्यार का इजहार करवा कर ही रहा। अब दोस्ती भूलकर प्यार मोहब्बत की बातें होने लगी। बात शादी तक पहुंच गई। राजीव ने हिम्मत करके पड़ोसियों के जरिए अपने प्यार और शादी की बात मां तक पहुंचा दी। मां ने इस रिश्ते को एक बार में ही खारिज कर दिया। इसकी वजह यह थी कि लड़की उनकी बिरादरी की नहीं थी, पढ़ी लिखी है, शहर की रहने वाली है, गांव के बारे में क्या जानती है। मां के ख्याल से शायद प्रियंका घर परिवार न संभाल सके। उनको ऐसी लड़की चाहिए थी जो घर को संभाल सके। घर तो प्रियंका संभाल ही लेती, पर मां को कौन समझाए। पुराने ख्यालों वाली मां जो एक बार बोल देती है, वही राजीव के लिए पत्थर की लकीर हो जाता था। समय का पहिया अपनी रफ्तार से चलता रहा। राजीव के दोस्तों, पड़ोसियों सभी ने उसे सलाह दी कि वह प्रियंका को भागा ले जाए। माँ कुछ दिन नाराज रहेंगी, पर समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। राजीव आगे पीछे की सोचने लगा। जैसे हर माँ के सपने होते हैं, वैसे ही मेरी माँ के भी सपने होंगे। वे सोचती होंगी कि उनके बेटे की शादी होगी, बैंड बाजा बजेगा, वे खुशी के मारे नाचेंगी। राजीव ने भी सोच लिया था कि पूरे परिवार के सामने उसकी शादी होगी। वह अपनी मां के सपनों को नहीं तोड़ सकता। एक दिन राजीव ने प्रियंका को अपने मन की बात बता दी। वह सुनकर रोने लगी। रोया तो वह भी था। कुछ सोचकर प्रियंका ने कहा, आपकी शादी किसी से भी हो, पर आप हमेशा खुश रहना। माँ का दिल कभी मत तोड़ना। आप वही शादी कीजिएगा जहां आपकी माँ चाहती है। जब तक हम दोनों में से किसी एक की शादी नहीं होती, तब तक हम दोस्ती के नाते बातें तो कर ही सकते हैं। फिर प्रियंका छठ पूजा पर गांव नहीं आई। राजीव भी उदास रहने लगा। उन दोनों ने क्या क्या सपने देखे थे कि शादी होगी, शादी के बाद घर पर ही वह कोई काम करेगा, प्रियंका बच्चों को ट्यूशन पढ़ाएगी और वह दुकान चलाएगा। कहते हैं न कि आदमी जो सोचता है वह हमेशा पूरा होता है, बल्कि सच में सोचा हुआ काम कभी पूरा नहीं होता। जो राजीव ने सोचा था वह सब तो अधूरा ही रह गया।